हमारी दुनिया का 80% ट्रेड इन समुद्रों के जरिए होता है और इसीलिए सारी बड़ी सुपर पावर्स की कोशिश होती है कि वो इन ट्रेड रूट्स को अपने कंट्रोल में रखें। लेकिन बहुत जल्द एक कंट्री इस सारे वर्ल्ड ट्रेड को डिसरप्ट करने वाला है और वो कंट्री कोई और नहीं बल्कि कनाडा है। कनाडा को फ्यूचर में इतना खास बनाने में उसकी बड़ी कोस्ट लाइन, आइस फ्री पोर्ट्स और स्ट्रेटेजिक लोकेशन के साथ साथ सबसे बड़ा रोल इस आर्कटिक रीजन का है। और इसी आर्कटिक की वजह से बहुत से एनालिस्ट्स ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि कनाडा बहुत जल्द दुनिया के सारे ट्रेड डायनामिक्स को बदलने वाला है। लेकिन आर्कटिक में ऐसा क्या है और ये वर्ल्ड ट्रेड के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? आर्कटिक असल में हमारी जमीन के नॉर्थ में ये ब्लू कलर वाला सारा एरिया है जिसमें आर्कटिक ओशन और कुछ कंट्रीज आते हैं। इन कंट्रीज में सबसे पहले नंबर पर तो है कनाडा। कनाडा का सारा नॉर्दर्न और नॉर्थ वेस्टर्न एरिया इस आर्कटिक रीजन में है। दूसरे नंबर पर डेनमार्क है। अब क्योंकि ग्रीनलैंड डेनमार्क के कंट्रोल में है तो इसीलिए डेनमार्क ऑटोमेटिकली आर्कटिक रीजन का हिस्सा बन जाता है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा नॉन कॉन्टिनेंटल आइलैंड है जिसके सिर्फ 15% एरिया पर लोग रहते हैं क्योंकि इसका बाकी 85% एरिया बर्फ से ढका हुआ है। तीसरे नंबर पर है आइसलैंड। अब टेक्निकली ये कंट्री आर्कटिक सर्कल की बिल्कुल बाउंड्री पर है लेकिन इसके दो आइलैंड्स ग्रिम्जी और कोलबाइनजी आर्कटिक सर्कल के अंदर हैं और इसीलिए ये आर्कटिक कंट्री बन जाता है। चौथा आर्कटिक कंट्री है नॉर्वे जिसका 50% एरिया आर्कटिक सर्कल के अंदर है और इस एरिया में ये स्वालबार्ड और जान मेयन आइलैंड्स भी आते हैं जो नॉर्वे का ही हिस्सा है। पांचवा आर्कटिक कंट्री स्वीडन है और इसका भी अच्छा खासा एरिया आर्कटिक सर्कल के अंदर है। छठे नंबर पर स्वीडन के ही साथ फिनलैंड है जिसका नॉर्दर्न एरिया इस आर्कटिक सर्कल के अंदर है। और सातवें नंबर पर आता है रशिया जो 15,000 माइल्स लंबी कोस्ट लाइन आर्कटिक ओशन के साथ शेयर करता है। पूरे आर्कटिक रीजन की 50% पॉपुलेशन रशिया में रहती है बिकॉज रशिया का ऑलमोस्ट सारा नॉर्दर्न पार्ट आर्कटिक सर्कल में है। आखिरी नंबर पर आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो 1867 में आर्कटिक रीजन का मेंबर बना जब उसने रशिया से अलास्का को खरीदा। आर्कटिक के इस एरिया को समझने के बाद अब दूसरा सवाल ये आता है कि दुनिया के ट्रेड के लिए आखिर ये रीजन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? और इसका सिंपल सा आंसर ये है कि बर्फ पिघलने के बाद यहाँ पर ऐसे शिपिंग रूट्स बनने वाले हैं जो हमारी वर्ल्ड इकोनॉमिक्स का नक्शा बदल कर रख देंगे। इन ट्रेड रूट्स में से दो रूट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। एक है नॉर्थ वेस्ट पैसेज रूट और दूसरा है नॉर्थ सी रूट। नॉर्थ वेस्ट पैसेज पैसिफिक और अटलांटिक ओशन के बीच एक शिपिंग रूट है जो एशिया और नॉर्थ अमेरिका के दरमियान ट्रेड को बहुत मैसिवली बूस्ट कर देगा और यहाँ से ट्रेड करना बाकी ट्रेड रूट्स के मुकाबले में बहुत सस्ता भी होगा। इंसानों ने हमेशा से यूरोप और एशिया के बीच एफिशिएंट ट्रेड रूट्स को डिस्कवर करने की कोशिश की है और इसी कोशिश में 15th सेंचुरी में क्रिस्टोफर कोलंबस ने इधर अटलांटिक ओशन का सफर किया और अमेरिका को डिस्कवर किया था। वो इधर नॉर्दर्न साइड तक आया था मगर तब यहाँ बहुत बर्फ थी और वो आगे नहीं जा सका था। 20th सेंचुरी तक सब यही समझते थे कि ये नॉर्थ वेस्ट पैसेज सिर्फ एक मिथ है और कुछ नहीं। लेकिन फिर 1906 में एक नॉर्वेजियन एक्सप्लोरर रोल्ड अमंडसन ने इस नॉर्थ वेस्ट पैसेज को डिस्कवर किया। रोल्ड 1903 में एक छोटी सी शिप पर इधर नॉर्वे से निकला और 3 साल के सफर के बाद इधर कनाडा के हर्शल आइलैंड तक पहुंचा। डॉक्यूमेंटेड ह्यूमन हिस्ट्री में ये आर्कटिक का पहला सफर था। इसके बाद 100 साल तक इधर कोई और कमर्शियल शिप नहीं आई। फिर 2013 में एक डच कंटेनर शिप जिसने वैंकूवर से पैनामा कैनाल के जरिए फिनलैंड जाना था उसने इस नॉर्थ वेस्ट पैसेज से जाने का सोचा और 100 साल बाद किसी कमर्शियल शिप ने इस नॉर्थ वेस्ट पैसेज को क्रॉस किया। ये रूट लेने से न सिर्फ उसका सफर 4 दिन कम हुआ बल्कि उससे $80,000 की फ्यूल सेविंग भी हुई। इस सक्सेसफुल ट्रिप की वजह से एक बार फिर ये रूट पूरी दुनिया में पॉइंट ऑफ डिस्कशन बन गया और वेस्टर्न सुपर पावर्स ने बहुत सीरियसली इस रूट को यूज करने पर गौर शुरू कर दिया। नाउ दिस इज हाउ दिस रूट विल लुक लाइक। कंटेनर शिप यहाँ डेविस स्ट्रेट से नॉर्थ वेस्ट पैसेज में एंटर होंगी और बैफिन बे को क्रॉस करके बोफोर्ड सी में जाएंगी और फिर चुक्ची सी को क्रॉस करके अलास्का और रशिया के बीच से होते हुए इधर पैसिफिक ओशन में आ जाएगी और अब यहाँ से वो वेस्टर्न अमेरिका या ईस्टर्न एशिया तक जा सकेंगी। अभी फिलहाल इस रूट पर आइस ब्रेकर शिप्स के साथ ही सफर हो सकता है मगर जिस स्पीड से आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है 2040 से 2050 के दरमियान नॉर्मल कंटेनर शिप्स भी आसानी से यहाँ से गुजर सकेंगी और जब भी ये हुआ वर्ल्ड ट्रेड पूरी तरह चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आज जो शिप जापान से 13,000 मील का सफर करके स्विस कनाल के थ्रू वेस्टर्न यूरोप जाती है वो आसानी से बेरिंग स्ट्रेट से होते हुए इस नॉर्थ वेस्ट
पैसेज के थ्रू वेस्टर्न यूरोप पहुंच सकेगी और ये रूट स्विस कैनाल वाले रूट से 6000 मील छोटा है। तो आप खुद इमेजिन कर लें कि टाइम और पैसे की कितनी बचत होगी। एंड ऑब्वियसली इस रूट की वजह से पनामा और स्विस कैनाल की ट्रैफिक और रेवेन्यूज में बहुत बड़ी डिप आएगी। सारी ट्रैफिक इधर नॉर्थ वेस्ट पैसेज की तरफ शिफ्ट हो जाएगी और जो भी इस रूट को कंट्रोल करेगा उसकी किस्मत बदल जाएगी। अब वैसे तो ये सारे आर्कटिक कंट्रीज सिवाय रशिया के आपस में फ्रेंडली हैं, मगर इस रूट में जितना पैसा और अपॉर्चुनिटी इन्वॉल्व है, कनाडा के लिए इसे क्लेम करना इतना आसान नहीं। एंड टू मेक थिंग्स वर्स, एक नॉन आर्कटिक कंट्री इस रूट में पहले ही बहुत इंटरेस्टेड है और वो है चाइना। चाइना की सारी इकोनॉमी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स से चलती है और ये सारी एक्सपोर्ट्स इधर स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के थ्रू इंडियन ओशन में आती हैं और फिर स्वेज कैनाल के थ्रू वेस्टर्न यूरोप को जाती हैं। ये एक अच्छा खासा लंबा रूट है जिसमें 3 चोक पॉइंट्स भी हैं, जो अगर किसी भी वजह से ब्लॉक हो जाएं तो चाइनीज इकोनॉमी कोलैप्स कर सकती है। इसीलिए चाइना के लिए इस नॉर्थ वेस्ट पैसेज के जरिए यूरोप तक अपना माल पहुंचाना आइडियल होगा। यही वजह है कि चाइना बहुत एग्रेसिवली अपने आप को आर्कटिक एजेंडा से अलाइन कर रहा है। 2018 में चाइनीज ऑफिशियल्स ने चाइना को एक नियर आर्कटिक कंट्री डिक्लेयर किया। 2023 में चाइना ने पहली बार अपनी लोकल मैन्युफैक्चर्ड आइस ब्रेकर शिप को यहाँ आर्कटिक में एक्सप्लोरेशन के लिए भेजा। अब चाइना ने वैसे तो अनाउंस किया है कि वो आर्कटिक रूट के बारे में जो भी इंटरनेशनल लॉ होगा उसे रिस्पेक्ट करेगा, बट जियोपॉलिटिक्स में यू नेवर नो व्हाट कैन हैपन। एंड इट्स नॉट जस्ट चाइना जो कनाडा के इस रूट पर क्लेम के लिए खतरा है, बल्कि शायद सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस जिस कंट्री से कनाडा को आ रही है वो कोई और नहीं बल्कि अमेरिका है। और ये बड़ी सरप्राइजिंग बात है बिकॉज यूएसए और कनाडा के हिस्टोरिकली आपस में फ्रेंडली रिलेशंस हैं, बट इस मामले पर दोनों कंट्रीज में स्वेयर डिसएग्रीमेंट है। कनाडा इस सारे नॉर्थ वेस्ट पैसेज को अपना क्लेम करता है बिकॉज ये सारा रूट उसके आइलैंड्स और कोस्ट लाइन के साथ है, जबकि अमेरिका ये कहता है कि ये रूट इंटरनेशनल बॉडी के अंडर फ्री फॉर ऑल होना चाहिए। अब जाहिर है इसमें कनाडा को बहुत नुकसान है और दूसरा इसमें एक और मसला ये भी है कि अगर इस रूट को फ्री फॉर ऑल कर दिया जाए तो यहाँ पर अगर कोई शिप बर्फ में या वैसे समुद्र में किसी एक्सीडेंट में फंस जाती है तो इधर दूर दूर तक कोई और कंट्री नहीं जो यहाँ आकर उस शिप की मदद कर सके। इसलिए कनाडा ये कहता है कि इस सारे रूट का कंट्रोल उसे दिया जाए और इस तरह यहाँ से गुजरने वाली सब शिप्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसकी होगी। और क्योंकि वो यहाँ से गुजरने की फीस चार्ज कर रहा होगा तो वो इन शिप्स को प्रॉपर फैसिलिटीज देगा, जैसे पनामा और स्विस कैनाल में उनको कंट्रोल करने वाले कंट्रीज फी चार्ज करते हैं और शिप्स को क्रॉस करवाने की पूरी जिम्मेदारी भी उन्हीं कंट्रीज की होती है। अभी तक तो कनाडा और यूएसए के बीच इस इशू पर डेडलॉक है, बट लुक्स लाइक कि अमेरिका के पास कोई बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है बिकॉज अगर अमेरिका यहाँ पर कनाडा के साथ सेम पेज पर नहीं भी आता तो कनाडा को रशिया और चाइना की सपोर्ट मिल सकती है, क्योंकि दोनों कंट्रीज ने पहले ही कनाडा को आर्कटिक रूट पर अपनी सपोर्ट का हिंट दिया है। जाहिर है अमेरिका किसी सूरत यहाँ पर चाइनीज और रशियन इन्फ्लुएंस बर्दाश्त नहीं करेगा, इसीलिए 80% चांस यही है कि अमेरिका कनाडा के इस क्लेम को मान लेगा। ये रूट कनाडा की इकोनॉमी को मैसिव बूस्ट देगा। इवन आज की डेट में भी सी ट्रेड कैनेडियन इकोनॉमी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। सिर्फ 2022 में कनाडा ने अपने शिपिंग पोर्ट से 30,000 जॉब्स क्रिएट की और $150 बिलियन का रेवेन्यू भी जनरेट किया। तो ये रूट फॉर श्योर कनाडा को वर्ल्ड मैप पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बना देगा। इस रूट का सिर्फ एक और ऑल्टरनेटिव है और वो है ये नॉर्दर्न सी रूट। नॉर्थ वेस्ट रूट के साथ साथ ये रूट भी बर्फ पिघलने के साथ एक्सेसिबल होने जा रहा है और ये रूट जियोपॉलिटिकली रशिया और चाइना को बहुत ज्यादा पावरफुल बना देगा। नॉर्दर्न सी रूट के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम बहुत जल्द इस पर भी वीडियो बनाने वाले हैं। ये हैं वो सारे सोर्सेज जहां से हमने इस वीडियो के लिए कंसल्ट किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।